जी सर। जी 3 बजे सर, आप स्टार्ट कर दीजिए 3 बजे एग्जैक्ट। जी। ऑडियंस का नाम दिखेगा सर, बस जो पार्टिसिपेंट एक ऑप्शन रहता है, और पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम दिखेगा, देखिएगा। अच्छा। जी। हाँ, स्लाइड। जी। जी। हाँ जी। जी। अच्छा। सर सेशन के बाद ही तो ऊपर दूंगा, दे पाऊंगा क्योंकि। जी जी। जी 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 जी। जी सर जी। है ना। हाँ जी। जी सर। अगर सर हेलो। हम्म, सर अगर नेटवर्क का इशू होगा ना आपकी साइड, तो आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। जे- हाँ, जैसे नेटवर्क का कई बार इशू होता है ना, तो वीडियो ऑफ कर दीजिएगा, स्क्रीन चलने दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। हेलो, मैं बोल रहा था, अगर जैसे वीडियो आपके नेटवर्क की इशू हो, इंटरनेट का स्पीड कम मिल रही होगी, तो जो फेस है वीडियो उसको ऑफ कर दीजिएगा, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, मुझे कई चीज़ में दिख रहा है आपका इशू, कई बार ना वीडियो कनेक्ट डिस्कनेक्ट फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली में। हाँ, है ना, अगर होगा तो, अदरवाइज ठीक है। हाँ, अगर दिक्कत हो तो अदरवाइज चलने दीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वहाँ पर ना एक स्क्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर में ट्रायंगल बन जाता है आपकी तरफ फिर। हाँ, एकदम कॉर्नर में छोटा सा लेफ्ट साइड, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हल्का छोटा सा दिखता है फिर वो। बाकी चलने दीजिए फिर, ठीक है, जब तक चल रहा। अभी अभी आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? कर दिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी आप पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करे हैं, अभी के एस तिवारी और सरिता श्रीवास ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। जी। ओके। म्यूट में लिखा है तो ये क्या है? ओके।
कौन सा कंफर्टेबल है? ये ठीक है, ठीक हो गया, 3 बज गया शायद में। अच्छा, कैन आई स्टार्ट? कर दूं ना? ठीक। कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ, अच्छा स्टार्ट कर दूं ना मैं? ठीक। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑल द रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। मैं आनंद तिवारी, आई रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम छत्तीसगढ़। मुझे आज का विषय दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसको दिस इज पॉपुलरली नोन एज पॉक्सो एक्ट। इस अधिनियम 2012 में दिस वाज इनेक्टेड इन 2012। इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या ये जो बच्चों के फिर बनाया गया है, तो संविधान ने तो हमारे ने अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो क्या ये अधिनियम जो है ये बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है क्या? इसके जो कोई भी जब कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई कानून बनाती है, तो उसका प्रियम्बल होता है। जैसे संविधान देखा होगा आपने, संविधान की प्रस्तावना है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। तो ऐसे संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब क्या होता है? वो खिड़की है जिससे पूरा उस कानून को हम देख सकते हैं कि ये कानून है क्या वास्तव में। इसी प्रकार का इस कानून का भी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ये बात है कि कोई भी सेक्सुअल असाल्ट या सेक्सुअल हेरासमेंट या पोर्नोग्राफी, इन अपराधों से ये किस लिए बनाया गया, इसके बनाने का उद्देश्य इसमें रहता है प्रियम वो प्रस्तावना में, तो के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए। दूसरा, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना करने के लिए, और इन विषयों से संबंधित दूसरे आनुषांगिक विषय जो एंसिलरी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए प्रावधान करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है। इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो चाइल्ड की डेफिनेशन है। हु इज ए चाइल्ड, है ना? बालक से अभिप्रेत क्या है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए चाइल्ड अंडर दिस एक्ट? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो इस अधिनियम में वो बालक की परिभाषा में आता है। बालक बालिका सभी इस परिभाषा आता है। और इसमें इवन जो बालक और बालिका नहीं है, थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसमें बच्चों के खिलाफ 4-5 किस्म के अपराध बताए हैं। ठीक है। उन ऑफेंसेस को हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि पहला कि भाई सेक्सुअल असाल्ट, दूसरा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, तीसरा है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असाल्ट, चौथा है सेक्सुअल हैरासमेंट, है ना? और बोल सकते हैं कि अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग बच्चों, है ना? तो हम लैंगिक हमला से शुरू करते हैं कि सेक्सुअल असाल्ट किसको बोलते हैं। तो जो कोई भी
जो कोई सेक्सुअल इंटेंशन के साथ में किसी चाइल्ड के वेजाइना को, पेनिस को या एनस को या ब्रेस्ट को विद सेक्सुअल इंटेंशन क्या है, टच करता है, ठीक है, या किसी बालक को ऐसा व्यक्ति जो है खुद की वेजाइना, खुद के लिंग या खुद के एनस या खुद के ब्रेस्ट को छूने के लिए तैयार करता है, या खुद के या किसी अन्य व्यक्ति की, मेरे का इस प्रकार का मेरे ब्रेस्ट को हाथ लगा, उसको दबा, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा करने को तैयार करता है, कराता है उससे, ठीक है। या तीसरा है कि सेक्सुअल इंटेंशन से और भी कोई कार्य करता है ना, जिसमें पेनिट्रेशन के बिना, है ना, पेनिट्रेशन यू ऑल अंडरस्टैंड, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, है ना, पेनिट्रेशन के बिना कि जो फिजिकल कांटेक्ट इसमें शामिल होता है ना, तो इनको ये 3 तरीके के जो बताए हैं कृत्य, है ना, उनको बोलते हैं सेक्सुअल असाल्ट। और इसमें 3 साल की सजा है, 5 वर्ष की अधिकतम सजा है, कम से कम 3 साल की, अगर अपराध सिद्ध होता है तो कम से कम 3 साल की सजा है, अधिकतम 5 साल की सजा है। ये अपराध संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब है पुलिस में रिपोर्ट होगी, पुलिस अपराध पंजीबद्ध करेगी और पुलिस को बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है, और स्पेशल कोर्ट में इनका ट्रायल होता है। दूसरा ऑफेंस है सेक्सुअल हैरासमेंट। ये धारा 11 में, धारा 11 में बताया गया है। ये इसमें बताया है कि सेक्सुअल हैरासमेंट को ये बताया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पे सेक्सुअल हैरासमेंट किया गया है, कब माना जाएगा कि वो सेक्सुअल हैरासमेंट उसने किया है। अच्छा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। आज कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर देना। ठीक ठीक है। अच्छा, आई एम क्लियर ना? ठीक 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 ठीक। तो ये कब माना जाता है इस कानून के अंतर्गत कि किसी ने किसी बच्चे का क्या है, क्या किया है, अपना जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। ये तब माना जाता है कि जब कोई सेक्सुअल इंटेंशन से कोई शब्द कहता है, कोई वर्ड कहता है, या कोई आवाज निकालता है, या अपने शरीर का कोई भाग दिखाता है, या कोई दूसरी वस्तु दिखाता है, या शरीर का कोई भाग है, इस इंटेंशन से वो एग्जिबिट करता है कि बच्चे के द्वारा ऐसा शब्द या ऐसा आवाज सुनी जाए, या ऐसा जो अंग विक्षेप जो कर रहा है, दिखा रहा है, वस्तु का शरीर का अंग जो देखे वो, और लैंगिक आशय से बालक को, या ये तो खुद कर रहा है, या यही सब काम जो है वो बालक से करने को कहे और बालक से करवाए, तो ये दोनों तरफ जो होगा तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में आएगा। दूसरा है, अगर कोई पोर्नोग्राफी के अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी भी फॉर्मेट में या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, कोई मान लीजिए पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाता है, मान लीजिए, है ना, तो बच्चे को मान लो कोई ब्लू फिल्म दिखाता है, तो अश्लील साहित्य प्रयोजन के लिए किसी फॉर्मेट में या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, या बालक का पीछा करता है, या देखता है, या संपर्क बनाता है, इंटेंशन होना चाहिए सेक्सुअल हैरासमेंट का, ठीक है। बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करके और उसकी तस्वीर खींचना, जैसे बोलते हैं ना, कई बार वो कर लेते हैं, क्या बताते हैं वो, आजकल काफी स्टिंग ऑपरेशन जैसे कर लिया किसी का, फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तुम्हारे बाप को बताएंगे, इसको बताएंगे, मीडिया में डाल देंगे, बाप से बोलते हैं पैसा दो। तो बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करते हुए उसकी फोटोग्राफी करके और किसी प्रकार का उपभोग करने की धमकी देना भी सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में आता है। और सेक्सुअल पर्पस के लिए किसी बालक को कोई प्रलोभन देता है, कोई पुरस्कार देता है, तो ये सब भी किसमें आएगा, सेक्सुअल हैरासमेंट में आएगा। ये अपराध भी कॉग्निजेबल है, तो पहले बताया था, नॉन बिलेबल है, ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट है, ठीक है। अब अगला अपराध है वो इससे ग्रेवर है। अब है, अभी तक तो खाली सेक्सुअल असाल्ट था, फिर सेक्सुअल हैरासमेंट था, अब तीसरे कैटेगरी का अपराध आ रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, ठीक है। तो पेनिट्रेटिव शब्द से अपने आप में है कि कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस करता है, कब माना जाएगा, जब वो अपने लिंग को किसी भी सीमा तक
किसी बालक की वेजाइना में, मुंह में या मूत्र मार्ग में या एनस में, गुदा में प्रवेश करता है, खुद करता है किसी बच्चे के उसमें, ठीक है, बच्चा मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या बालक बोलता है ऐसा ऐसा काम तू मेरे साथ कर, या ये आदमी है इसके साथ कर, या सेकंड है इसमें किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग जो लिंग नहीं है ना, कोई भी ऐसा आर्टिकल है या शरीर का कोई भाग, हाथ है, अंगुली है, पांव का अंगूठा है, कुछ भी है ना, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी भी सीमा तक बालक की वेजाइना में, मूत्र मार्ग या गुदा में, एनस में प्रवेश कराता है या अन्य किसी व्यक्ति के साथ करवाता है। फिर है बालक के शरीर के किसी भाग के साथ इस प्रकार मैनिपुलेट करता है, बालक के शरीर किसी भाग के साथ ऐसा मैनिपुलेट करता है जिससे कि वह बालक की वेजाइना, यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग, एनस, गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाता है या बालक से ऐसा करवाता है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई भी चीज का कहीं अंदर प्रवेश कराना है, चाहे मुंह का है, चाहे किसी आर्टिकल का है, या किसी शरीर के किसी अंग का है, या लिंग का है, ठीक है ये। और फिर है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा है अपराध सिद्ध होने पर, अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना भी है, ठीक है। अब है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अफेंस। एग्रावेटेड मतलब गुरुतर। अभी तक तो अभी जो बताया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी जब ग्रेविटी तब बढ़ जाती है जब यही अपराध कौन करता है, जब कोई पुलिस अफसर करता है, कोई आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, जिसमें आप लोग सब भी शामिल हैं, पब्लिक सर्वेंट है, किसी स्थान जैसे जेल या कोई रिमांड होम है, अस्पताल आदि का संरक्षक है या प्रबंधक है या कर्मचारी है, ऐसा होते हुए किसी बालक पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो दूसरे लोग करेंगे, कोई पब्लिक का सामान्य आदमी करेगा तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा, लेकिन ये लोग करेंगे तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में आ जाएगा। या किसी बालक पर इस प्रकार, जैसे अपन बोलते हैं सामूहिक, कई गैंग रेप वगैरह नाम सुना है आप लोगों ने सामान्यतया, तो उसी प्रकार किसी बालक के ऊपर में कोई ये गैंग, मोर देन 1 पर्सन जब ये अपराध करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी करे, तो वो भी इसमें एग्रावेटेड फॉर्म में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में कहलाया आता है वो। या ये जो पेनिट्रेटिव असॉल्ट करने के लिए बालक के ऊपर में कोई क्या बोलते हैं डेडली वेपन का यूज करते हैं, घातक आयुध का, या कोई फायर आर्म का, या कोई गर्म पदार्थ का, कि कोई चिमटा लगा के जला हुआ उसको चिपका दे उसके, नहीं तो है ना, या एसिड या इसी प्रकार के कोई दूसरे चीजों का प्रयोग करते हुए ये हमला करते हैं, तो वो भी पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में आता है। आगे है कि जो कोई भी इस प्रकार का पेनिट्रेटिव असॉल्ट किसी बालक को ग्रीवियस हर्ट, मतलब एक तो साधारण चोट होती है, एक गंभीर चोट होती है, गंभीर चोट कारित करते हुए पहुंचाते ग्रीवियस हर्ट करके अपराध करता है, या उसकी जो जेनिटल ऑर्गन्स है, जननेंद्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति पहुंचाता है। दोनों केस में मतलब पहला तो ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंचाते हुए ये हमला करता है, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या उसके जेनिटल ऑर्गन को ऐसा करते हुए नुकसान और क्षति पहुंचाता है, तो ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आता है। और क्या है इसमें आगे, इस हमले के फलस्वरूप अगर बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो जाता है तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में आता है। यदि इस हमले के फलस्वरूप कोई बच्चा है, लड़की है, बच्ची है, वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी ये एग्रावेटेड फॉर्म में आएगा। जब कोई बालक की मानसिक, और कोई बालक मान लीजिए बच्चा कोई फिजिकली वो है, अशक्त है ना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर वो अशक्त है, उसका लाभ उठाकर कोई इस प्रकार का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो भी वो इस परिभाषा में आएगा। जब कोई बालक पे एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार जब करता है इस प्रकार का हमला, तो भी वो एग्रावेटेड फॉर्म में आएगा। अगर यही हमला, बच्चा तो कोई भी 18 वर्ष की उम्र तक का हो सकता है, उससे कम का,
पर 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर यही हमला किया जाता है तो भी वो एग्रावेटेड फॉर्म का आता है, गुरुतर प्रवेशन हमला कहलाता है। ठीक है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बालक से ब्लड रिलेटेड है या वो एडॉप्शन के कारण उसको अडॉप्ट किया है, एडॉप्शन के कारण रिलेटेड है या ब्लड रिलेटेड है या रिलेटेड ड्यू टू मैरिज है मैरिज से रिलेटेड कौन हो सकता है, साला है, साली है, इस प्रकार के लोग मैरिज से रिलेशन में आते हैं, या किसी के गार्जियनशिप में है कोई बच्चा या है ना, तो ऐसे, या कोई शेयर्ड हाउस होल्ड में बच्चा है उनके साथ में, ऐसे बच्चे पे जब उस सदस्य के द्वारा ऐसा एग्रावेटेड में ये जो सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट किया जाता है तब उसको ये बोलते हैं एग्रावेटेड फॉर्म का से बोलते हैं। या जो बालक ट्रस्टी है किसी का, कोर्ट ने किसी को सौंपा है इस स्थिति में कि भाई तुम इस पे ध्यान रखो, इसका इसकी जो मतलब चाहिए इसकी जो गार्जियनशिप के लिए देता है, तो वो भी अगर करता है तो ये इसी श्रेणी में आएगा। यदि ये जानते हैं कि पहले से वो बच्चा गर्भ में है ना, पहले से कोई प्रेग्नेंट बच्ची है उसके बाद में करता है तो भी इसी उसमें आएगा। अगर ऐसा हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयास करता है साथ में तो भी वो इसी अपराध की श्रेणी में आएगा। जब कभी कम्युनल वायलेंस हुआ, सामुदायिक या पंथिक हिंसा हुई हो, उसके दौरान कोई बालक पर इस प्रकार से हमला करता है तो इसमें इस कैटेगरी में आएगा। कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है इस पे अपराध के लिए पूर्व में सजा हो चुकी है, वो इस प्रकार का हमला करता है तो इसी कैटेगरी में आएगा वो। या किसी बालक पर कोई इस प्रकार का हमला करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और बालक को पब्लिकली उसको नेकेड करता है और नेकेड करके प्रदर्शन करता है ना, तो वो इसी कैटेगरी के अपराध में आएगा वो भी। तो इस अपराध के लिए कम से कम 10 साल की सजा है और अधिकतम आजीवन कारावास और फाइन भी होगा उसको। ठीक है, अब है धारा 13 का अपराध है अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक की जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनका प्रदर्शन कराए, उसका बालक का उपयोग जो है वो सेक्सुअल काम में करवाए या अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करवाए तो वो इसमें 5 साल का दंड और जुर्माना है। ठीक है, धारा 15 में अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड बताया है। धारा 16 में दुष्प्रेरण के लिए, अगर कोई किसी को ये अपराध करने के लिए खुद तो नहीं करता है कि दूसरे को उकसाता है वो, है ना, तो उकसाने के लिए वही दंड है जो मूल अपराध के लिए दंड है। तो ऐसे केस में जो दुष्प्रेरित होकर किसने अपराध किया है वो भी उसी धारा का उस गुनाहगार होगा, उतनी सजा गुनाहगार होगा जितना ये दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति होगा। अब ये अपराधों की रिपोर्ट रिपोर्ट के बारे में इसमें प्रावधान है धारा 19 और धारा 21 में। अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात की आशंका है या संभावना है या जानकारी है कि ये अपराध जो है किसी बच्चे के साथ में पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित होने की आशंका है, संभावना है या घटित हो गया तो उसकी जानकारी है, ये तीनों जानकारी हो उसके मन में, उसकी जानकारी हो तो वो इस स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SPJ स्पेशल जुवेनाइल SPJS स्पेशल SJPU, हाँ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में इसकी शिकायत करेगा, सूचना देगा जाके। और अगर किसी को अप्रोच नहीं है कि ये कहाँ यूनिट है, कहाँ नहीं है, या जानकारी नहीं है इसके बारे में या कहीं घटी हुई नहीं है, तो जो स्थानीय पुलिस में, लोकल थाने में या SP साहब के पास कहीं भी इस बात की रिपोर्ट वो कर सकता है। प्रत्येक रिपोर्ट जैसे सामान्यतः पुलिस थाने में अपराध पंजीकृत होता है उसी प्रकार के रिपोर्ट में एक नंबर होगा, लिखी जाएगी, जो सूचना देगा उसको पढ़ के सुनाई जाएगी और पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में जो रोजनामचा है और केस डायरी है इसमें दोनों में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, जहां कहीं विशेष किशोर यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है, SPJ उसका जो यूनिट का या स्थानीय पुलिस का ये सेटिस्फेक्शन हो गया है, समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह उन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात कारण लिखेगा कि क्यों उसको इसकी जरूरत है, उसे रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर देखरेख एवं संरक्षण में संरक्षण गृह या अस्पताल में भेजने की रखने की व्यवस्था करेगा। और इसकी जो सूचना है तो स्टेट लेवल की जो बालक कल्याण समिति है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसको
और विशेष न्यायालय जो इन मामलों का जुडिक्शन जिसका है उनको भी ये सूचित करेगा। और अगर कहीं विशेष न्यायालय नहीं बना हुआ है तो वो जो सेशन जज है स्पेशल सेशन कोर्ट को वो इसकी सूचना देगा। मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। यदि मीडिया या होटल या लॉज या क्लब या स्टूडियो या फोटोग्राफी की जहां सुविधा है वहां का कोई भी एम्प्लॉय, इन सभी जगहों का कोई भी एम्प्लॉय है, इस कानून के अंतर्गत कोई अपराध की जानकारी उन लोगों को किसी भी रूप में है या उसके संबंध में कोई मटेरियल उनके पास में है तो स्पेशल पुलिस यूनिट को, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस को वो उपलब्ध कराएगा। और मामले की जो रिपोर्ट नहीं लिखाया, किसी ने मामले की रिपोर्ट नहीं लिखाया या लिखाने में विफल रहा तो उसको 6 माह का जुर्माना, कोई भी व्यक्ति है उसको 6 माह का जुर्माना और 6 माह का कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई किसी कंपनी है, किसी कंपनी के किसी उसको जो करता धरता कोई रिपोर्ट मिलती है, जानकारी मिलती है ना, उसके कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के जो भी सदस्य है, आने जाने वाले कोई भी बात है, तो उसका द्वारा या किसी संस्था के भारसाधक अधिकारी द्वारा, कोई स्कूल का आप ही प्रिंसिपल है मान लीजिए, आपको कोई जानकारी मिलती है और आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया तो 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा एक केस इस संबंध में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं केस को। एक रायपुर की रिनाउंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल है और एक बड़े अफसर की बच्ची ने के साथ किसी टीचर ने 2-3 बार इस प्रकार का कमेंट फप्ती कसा किसी प्रकार की, जो सबसे पहले आपको बताया था सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा है उसमें वो कवर होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, जब देखा कि ये बड़ा अफसर है, दबाव पड़ रहा है थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी संस्था की बदनामी होगी सोच के उन्होंने एक इंटरनल जो विशाखा कमेटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कार्यस्थल पे महिलाओं का शोषण एक अधिनियम है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक कमेटी बना, वो भी 2012 के बनाया हुआ कानून है, तो एक कमेटी बनाने का प्रावधान है जिसको विशाखा कमेटी नाम देते थे, आजकल उसका नाम कंप्लेंट कमेटी है। वो कमेटी बना के कर दिया, बोले तो मामला गलत है, झूठी रिपोर्ट है, ये सब मामला, इसका जो रिपोर्ट कर रही मामला सिद्ध नहीं होता है, और उन्होंने उस मामले को दबा दिया। पुलिस में आया मामला, वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भारी सेटअप था, काफी इधर उधर उनका काफी संबंध था सिस्टम में, पुलिस में या सब जगह बोल सकते हो, गवर्नमेंट में। उन लोगों ने उस रिपोर्ट को पहले तो रजिस्टर नहीं होने दिया, काफी दबाव पड़ा तो मामूली सा छेड़छाड़ का मामला उन्होंने कायम कर दिया और उसको जमानत लेके छोड़ दिया और चालान कोर्ट में पेश कर दिया। फिर लड़की के पिता ने कोर्ट में आवेदन लगाया जब चार्ज लगने वाला था कि साहब ये तो पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है, 18 साल से कम की बच्ची है और ये प्रावधान के अनुसार बनता है और इसमें तो सजा भी बहुत है, 5 साल की सजा है, नॉन बिलेबल है, सब ये इन लोगों ने बदमाशी किया है, ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट है। अल्टीमेटली आप फाइन करेंगे उस प्रिंसिपल को 1 साल का, आज 1 साल का सश्रम कारावास हुआ और उस टीचर का जिसने ये बदतमीजी की थी उसको 2 साल का दंड हुआ। तो कृपा करके आप लोग सब इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसका अपने स्तर पर निपटारा नहीं करेंगे। मैं आपको आपके सीनियर के नाते मेरा वो है सलाह है कि तुरंत इस रिपोर्ट को अपने विभाग में ऊपर जानकारी लाइए, अपनी जगह पे है, लेकिन संबंधित थाने में जरूर रिपोर्ट करिए। मैंने ऊपर बता दिया था अपने डायरेक्टर साहब को, डिप्टी डायरेक्टर को, स्कूल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट डीओ को बता दिया था, वो आपका बचाव नहीं होगा उसमें, है ना। इस कारण से कोई भी इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो बिना उसके गुण दोष पे विचार किए आपका काम सिस्टम को, पुलिस को इंटीमेट करना है, ये बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कोई झूठी सी सूचना देता है तो उसको 6 माह सिद्ध होने पे 6 माह का या जुर्माना दोनों। लेकिन आपके पास रिपोर्ट आई बच्चे की, आपने सूचना दी थी, वो आप झूठी रिपोर्ट में कवर नहीं होंगे। आपको किसी ने दिया जानकारी, आपने दे दिया, कवर नहीं होंगे। मूल जो शिकायत करता है ये उसके ऊपर आएगा जिसने शिकायत करी है, ठीक है। मान लीजिए लड़की के पिता ने जानबूझ के झूठी शिकायत कर दी तो उसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर के ऊपर ये नहीं लागू होगा, ठीक है।
लेकिन जो बच्चा 16-18 साल से कम का है वो झूठी रिपोर्ट किया तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा ये अपराध। ठीक है। मीडिया के लिए प्रक्रिया, किसी प्रकार से आपको जानकारी मिली तो मीडिया को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे आप, है ना, और उसका बच्चों का नाम सब गोपनीय रखेंगे। कोई व्यक्ति लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करेंगे उसमें नाम लिख के देना ही पड़ेगा आपको, पर अपनी तरफ से मीडिया को किसी को नहीं बताएंगे। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण फोटोग्राफी संबंधित सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे के बाद कोई रिपोर्ट रखेगा लेकिन टीका टिप्पणी नहीं करेगा, उसकी प्रतिष्ठा हनन या गोपनीयता का तिलंघन होना प्रभावित है तो उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी अपनी तरफ से प्रेस स्टेटमेंट वगैरह नहीं देगा। किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान, इसके अंदर उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरा, विद्यालय, पड़ोस या अन्य विशिष्टियों को, अन्य जानकारियों को प्रकट नहीं करेगा कोई भी। इससे बालक की पहचान का प्रकटन होता है, कौन बच्चा है मालूम पड़ जाता है इससे। इस प्रकार को वो ऐसा ना वो फलाना शैलेंद्र नगर में वो स्कूल के पास में रहता है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं देनी है। परंतु ऐसे कारणों से जो कोर्ट चाहे तो ऐसे करने की परमिशन दे सकती है, लेकिन कोर्ट भी ऐसा तब देगी प्रकटन का, जानकारी को शेयर करने का, जब ऐसा प्रकटन कोर्ट की नजर में बालक के हित में हो। लेकिन अगर किसी प्रेस ने ऐसा समाचार छापा है तो समाचार बनाने वाला तो जिम्मेदार होगा ही, करस्पॉन्डेंट, उसका प्रकाशक भी जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार से मीडिया में भी जो खबर चिल्लाया वो तो होगा, मीडिया का मालिक भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, है ना, और उनको भी 6 माह की अधिकतम सजा और 1 वर्ष का जुर्माना, 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बालक का बयान कहाँ लिया जाएगा? बालक के कथन को बालक के घर पे या ऐसे स्थान पे जहां वो साधारणतः निवास करता है या उसके पसंद के स्थान, और जहां तक संभव है कि कौन रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, उप निरीक्षक, कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए, और यथासंभव जब तक पॉसिबल हो कोई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही बयान लिया जाना चाहिए। ठीक है। और बयान लेते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेगा। पुलिस अधिकारी बालक का परीक्षण करते समय, बातचीत में ये सुनिश्चित करेगा कि बालक जो है, जो अपराधी है, उसके संपर्क में ना आए। ऐसे बालक को पुलिस स्टेशन में रात में नहीं रखा जाएगा, और ये पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे बालक की पहचान पब्लिक से और मीडिया से क्या है प्रोटेक्टेड है, नहीं बताई जा रही उनको। ठीक है। और बयान के संबंध में और प्रतिबंध भी और भी बंद है। अगर कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता के सामने बयान लेंगे या ऐसे व्यक्ति के सामने बयान लेंगे जिसमें बालक का विश्वास है कि उसकी उपस्थिति में बालक जो है बिना डरे हुए वो बालक जो है अपना कथन अभिलिखित कराएगा। जहाँ आवश्यक है वहां पे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन ले रहा है, बालक बराबर समझ नहीं पा रहा है कथन को, बालक क्या बोल रहा है उसको जज नहीं समझ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, बालक की उम्र या मान लीजिए कोई अब तेलुगु बोलने वाला आ गया या और कोई तमिल बोलने वाला आ गया, हमारे जज लोग नहीं जानते हैं। तो जहाँ ऐसा स्थिति हो, ऐसा लेते समय किसी ट्रांसलेटर की या इंटरप्रेटर की भी सहायता मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ले सकता है। ठीक है। कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निशक्त बालक है, उसके मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से सुपरिचित कोई व्यक्ति है ऐसे, और या किसी विशेषज्ञ की भी सहायता ली जा सकती है। और ये भी कोशिश की जा सकती, ये भी हो सकता है कि जहां आवश्यक हो बालक का जो ऑडियो विजुअल से भी उसका और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसका क्या है कथन लिया जा सकता है। जहां उसका मेडिकल चिकित्सकीय परीक्षण कराने की जरूरत आती है तो वहां पे महिला बालिका का चिकित्सीय परीक्षण महिला डॉक्टर ही करेगी। ठीक है। और चिकित्सा परीक्षा बालक के माता पिता या ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक का भरोसा है। ठीक है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है उसके परिवार का या जिसको बालक भरोसा करता है, तो चिकित्सा की जांच जो है, उसकी चिकित्सीय मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा जो भी डेजिग्नेट की जाएगी महिला, कोई महिला को डेजिग्नेट कर सकता है, उसकी उपस्थिति में होगी। ठीक है। यहाँ पे इन अपराधों के संबंध में सेल्फ प्रिज्यूम का भी प्रावधान है सेक्शन 29 में। यदि कोई अपराध के बारे में अवधारणा है, यदि कोई रिपोर्ट किए है तो कोर्ट ये मानेगा कि जब तक इस अपराध की रिपोर्ट जब तक कि अन्यथा सिद्ध नहीं किया जाए, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड।
तो इसमें अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कितने अपराधी, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है एक्चुअली। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है सामान्यतया? तो अभियोजन पुलिस के ऊपर में रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि तुमने हत्या किया है, या चोरी किया है, कि डकैती डाली है, जो भी अपराध किया है, मारपीट की है, तो ये सिद्ध करने का भार रहता है पुलिस पे, अभियोजन पे। लेकिन इन मामलों में कोर्ट ने, क्योंकि जो अभियोजन है वो बड़ा एडवर्स सिचुएशन में रहता है, सामने बच्चा है, उसको बहुत सारी निटी गिटी दुनिया की मालूम नहीं है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, कानून ने ये धारणा बनाई है कि ये अपराध इसके द्वारा घटित किया गया है, ऐसी रिपोर्ट हुई है और उसका चालान पेश हुआ है, तो ठीक है। जब तक कि दूसरा पक्ष है, गुनहगार जो है, अपने आप को इनोसेंट साबित न कर, ठीक है। और दूसरा आपराधिक मानसिक स्थिति की अवधारणा है। वैसे तो इस मामले में कहीं पे मानसिक स्थिति का कहीं है नहीं, लेकिन कहीं मान लिया जा सकता है कि कोई भी कृत्य अपराध तब होता है, केवल कृत्य नहीं, उसके लिए कृत्य के साथ साथ में मेंसरिया बोलते हैं, आपराधिक मन, ये भी शामिल होना। क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में कोई, अगर मान लीजिए कल्पेबल इंटेंशन के साथ में कोई अपराध, कोई कृत्य होगा, तभी अपराध कहलाने की बात भी आती है, मान लीजिए, तो भी कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये एक्ट जो इसके कंप्लेंट की गई है, जिसका विचारण कर रहा है कोर्ट, उसी क्रिमिनल कल्पेबल इंटेंट से किया गया है, जब तक कि अदरवाइज मुलजिम जो है गुनहगार सिद्ध ना करे। अच्छा, आगे। हाँ, तो हमारे संविधान ने, भारत के संविधान ने, अब ये, क्योंकि ये बच्चों के लिए, अब ऐसे देखें तो राइट टू इक्वलिटी का है ना, नहीं माने कानून, तो संविधान ने आर्टिकल 15(3) में राज्य को अधिकार दिया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो उस अधिकार के तहत ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को मिला है, ठीक है। बच्चों के खिलाफ ये अपराध बहुत सारे बढ़ते जा रहे थे, और जो उस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो इसका समाधान करने में समर्थ रहे। एग्जिस्टिंग लॉ क्या था पहले? सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए आईपीसी था, आईपीसी में रेप का केस था, आईपीसी में छेड़छाड़ का केस था, आईपीसी में अश्लील बातचीत का केस था, और एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, ईटा एक्ट, पहले सीटा एक्ट कहलाता था। इसके अलावा तो कोई ऑफेंस थे नहीं, और इनमें भी जितने ऑफेंस है, केवल जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट को छोड़ के सभी में वो जेंडर स्पेसिफिक थे। गुनहगार हमेशा कौन था उसमें? गुनहगार उसमें मेल था, और विक्टिम हमेशा फीमेल थी। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन हुआ है, ये जो पॉक्सो एक्ट है, इट इज जेंडर न्यूट्रल। इसमें विक्टिम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जबकि आईपीसी ऑफेंसेस में आप गौर करेंगे कि विक्टिम इज ओनली ए गर्ल, और यहाँ पे जो है विक्टिम जो है लड़का लड़की, और यहाँ तक कि थर्ड जेंडर भी हो सकता है विक्टिम, है ना। और इस कानून में रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। स्पेशल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के, मेडिकल एग्जामिनेशन के, एविडेंस रिकॉर्ड करने के, स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट से ट्रायल के, ये प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए हैं। जेंडर न्यूट्रल एक्ट बता चुका हूं मैं, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, आप गौर करेंगे। एक लड़की है, टाइम टाइम देखता हूं, टाइम है, ठीक है। एक लड़की है जिसने, इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, वो लड़की की उम्र है 16 साल, और हैड वॉलंटरी इंटरकोर्स विथ, हाँ, लड़की है 18 साल से ऊपर की, और लड़का है 18 साल से कम का। इसमें गौर करेंगे, लड़की है 18 साल से अधिक की, तो लड़की है वो बालक की परिभाषा में नहीं आएगी इसमें, और लड़का 18 साल से कम का है, और दोनों ने वॉलंटरीली इस प्रकार से उन्होंने इंटरकोर्स किया है, और उसके टीचर को मालूम पड़ जाता है, आप लोग भी स्कूल में टीचर है, कि ये ऐसा हुआ है, और लड़की प्रेग्नेंट हो गई और टीचर को मालूम पड़ गया, और टीचर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो टीचर को इन्फॉर्म करना जरूरी था, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जिसको भी जानकारी हो उसको इन्फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे अपराधी लड़की होगी, गौर करेंगे आप, अपराधी लड़की होगी पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि बच्चा 18 साल से कम का है, और यहाँ कंसेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक दूसरा केस लीजिए, एक लड़की है 16 साल की,
और लड़का है 17 साल का, लड़की 16 साल की, लड़का 17 साल का, और दोनों का नॉलेज है, दोनों के पेरेंट्स के नॉलेज में है ना, और उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, ठीक है। और वो लोग डेटिंग भी करते रहते हैं, आजकल जो नया सिस्टम डेटिंग का चला है, डेटिंग में भी है, और उसका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, माँ उसका चेकअप कराती है, चेकअप कराती है तो मालूम पड़ता है लड़की प्रेग्नेंट है, पुलिस को खबर करती है। तो गौर करने की बात है, क्या इसमें कोई गुनाह हुआ है? क्या गुनाह हुआ है? क्या दोनों 18 साल से कम के हैं? तो कौन विक्टिम है? दोनों विक्टिम हो गए, दोनों विक्टिम हैं। एक ने दूसरे को विक्टिम बनाया, दूसरे ने पहले को विक्टिम बनाया। लेकिन यहाँ मैं केवल आपकी एकेडमिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ इंडियन पेनल कोड काम आएगी। आईपीसी में धारा 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। उसमें बोला गया है 18 साल से जो कम का है, 18 मतलब कि जो इसमें जो है आईपीसी में ये ऑफेंस होगा। आप ये इतने समझ लीजिए, ठीक है। और क्योंकि लड़की माइनर है, लड़की 16 साल की है और लड़का 17 साल का होगा, तो लड़के के लिए 17 साल का लड़का रेप का ऑफेंस कर सकता है, 17 साल का लड़का रेप का ऑफेंस कर सकता है। आईपीसी में नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय ए चाइल्ड अंडर 12, ये 12 से ऊपर का इसलिए अपराध हो जाएगा, ठीक है। ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किस किस प्रकार से होंगे, ये आप लोग ये दिया है, देख लीजिएगा। ये मैं बता चुका हूं हिंदी में। इसमें क्योंकि सेशंस कोर्ट इसका ट्रायल कर दी, स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट के दर्जे की कोर्ट होती है, तो वहां पे सब केस कमिट होके जाते हैं लोअर कोर्ट से, लेकिन ये कोर्ट कमिट होकर नहीं जाते हैं, सीधा कोर्ट में जाते हैं। और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कोर्ट इसका ट्रायल करती है, फ्रिक्वेंट ब्रेक नहीं देती है केस में, और बच्चे को हैरासमेंट नहीं होता ये देखा जाता है, उसको एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं करने दिए जाते हैं, ठीक है। और कोई भी सवाल ये जो वकील, सरकारी वकील करता है, पूछताछ करता है, या डिफेंस का वकील करता है, तो सीधे बच्चे से सवाल करने की अनुमति नहीं रहती है। उनको जो सवाल करना रहता है जज को लिख के देते हैं, जज बच्चे के कंफर्ट लेवल लाते हुए अपने हिसाब से उनको रिफ्रेम करके सवाल करता है, उसके हिसाब से उसका बयान दिया जाता है। और ये भी कोशिश की जाती है कि कोर्ट में बयान चलते समय भी जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, वो बच्चे को देख नहीं सके, किसी प्रकार का पर्दा आड़ कोई तरीके से लगाई जाती है। लेकिन ये भी कोशिश की जाती है साथ साथ कि ये क्या बयान दे रहा है वो अपराधी भी सुन सके, ताकि अपना बचाव वो कर सकेगा। ये प्रोसीडिंग कैमरा में होती है, पब्लिक इसमें अलाउड नहीं होती है, ठीक है। और एक बार प्रोसीडिंग चालू होने के बाद में, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद में 30 दिन के अंदर में बच्चे का बयान हो जाना चाहिए, 1 साल में मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। अगर डिले होता है तो कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि वो क्यों देर हो रही है इसमें। अगर किसी मामले में आईपीसी की भी धारा लगती है, या और किसी कानून की भी धारा लगती है, और पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है उसी अपराध के लिए, सामान्यतः 376 जो है बलात्कार की धारा है, और पॉक्सो एक्ट की धारा, दोनों भी लग जाती है कई बार। तो अगर अपराध सिद्ध हो गया पॉक्सो एक्ट का, पेनिट्रेटिव असॉल्ट का, ठीक है, तो जिसमें सजा ज्यादा है, अगर आईपीसी में ज्यादा है तो आईपीसी का दंड दिया जाएगा, पॉक्सो एक्ट में सजा ज्यादा है तो पॉक्सो एक्ट का दंड दिया जाएगा। बता ही चुका हूँ, जज एनोल टू पुट द क्वेश्चन, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, कोई एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, कोर्ट में भी नाम नहीं लिया जाएगा, बाद में जज अपने आप चुपचाप नाम लिख लेगा उनका, सबके सामने नाम भी बोल के नहीं बताया जाएगा। एक एक प्रोफेशनल डायलेमा है। एक बच्ची, एक माँ है, अपने 19 साल की लड़की को एक मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, ठीक है। और बच्ची को कोई प्रॉब्लम था पढ़ाई में, शी वाज फीलिंग सम ट्रबल रिगार्डिंग कंसंट्रेशन इन स्टडीज। तो साइकेट्रिस्ट को मालूम पड़ा कि जब वो 17 साल की थी, तो पूछते पूछते मालूम पड़ गया, तब उसके साथ में क्या हुआ था कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ था।
अब क्या करें, साइकेट्रिस्ट को तो ये जानकारी प्रोफेशनल कंडक्ट के दौरान, अपने प्रोफेशनल कैरियर के दौरान मिली ये बातें, क्या शुड ही रिपोर्ट, या शी शुड रिपोर्ट, ठीक है। अगर बच्चे क्लोज रिलेटिव को, टीचर को, मीडिएटर को, फैमिली कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट को कभी भी किसी भी रूप में ये जानकारी मिलती है, मेंटेनेंस के सूट में या 498 का जो दहेज वाला जो अपराध आजकल चलता है, कहीं भी किसी भी दौरान मालूम पड़ती है, तो वो वो जानकारी पुलिस को या स्पेशल पुलिस जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देंगी, ठीक है। अबेटमेंट के लिए उतना ही अपराध है दुष्प्रेरण के लिए, और अटेम्प्ट के लिए आधा अपराध है। जितनी दंड होता है उसका आधा दंड अटेम्प्ट में होता है, और अबेटमेंट करने वाले को उतना ही दंड होता है दुष्प्रेरण करने वाले को, जितना मूल ऑफेंस में दंड होता है वो इसमें होता है। आईपीसी में बच्चे के रिहेबिलिटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 357 सीआरपीसी में जरूर थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता है, बाकी पॉक्सो एक्ट में जितने मेडिकल एक्सपेंसेस और जिस प्रकार खर्चे होते बनना चाहिए, इस गुनाह के कारण बच्चे को भुगतना पड़ता है, जिस बच्चे को भुगतना पड़ता है उसके लिए, सबके लिए कोर्ट जो है आदेश पारित करके ये इसको हर्जाना उससे ले सकती है। अच्छा, अब एक दो और उदाहरण थोड़े से बताता हूँ। एक 17 साल की लड़का और 21 साल की लड़की के बीच में अफेयर है, और उन्होंने इस पर अफेयर के फलस्वरूप वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो आपको बताया इसमें लड़की गुनहगार होगी, ठीक है, पॉक्सो एक्ट में। चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, है ना। वाई ए चाइल्ड में नॉट, बच्चा बताता क्यों नहीं है, इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करता है, किसी को बताता क्यों नहीं है, उसको एम्बेरसमेंट का डर रहता है कि इसको क्या होगा उसके बाद में। कई बार तो क्या बताऊं, कैसे बताऊं, वो नहीं पता होता है उसको, है ना। ये सोचता है, कई बार अधिकांश समय में जो अब्यूज करता है वो क्लोज रिलेटिव रहता है, तो उसको बच्चा कई बार ट्रबल में नहीं डालना चाहता है, इसलिए रिपोर्ट नहीं करता है ना। और या बच्चा सोचता है मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा जिसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस कारण भी वो रिपोर्ट नहीं करता है, अब्यूज की रिपोर्ट नहीं करता है। या वो उसको कुछ प्रलोभन दे देता है, पैसा दे देता है, इस प्रकार कुछ चीजें दे देता है, गिफ्ट दे देता है ना। अगर आप लोग प्रिंसिपल्स हैं, अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में अब्रप्ट चेंजेस देखते हैं, उसका सेल्फ स्टीम एकदम से पहले ठीक था, लो हो गया है, उसका लो सेल्फ स्टीम हो गया है, ठंड भी नहीं है तो भी बहुत सारे गर्म कपड़े पहन लिया है, डिस्टर्ब स्लीप है उसकी, इस प्रकार के उसके बिहेवियरल बहुत सा जो पुअर, उसका जो पीयर से रिलेशन था वो एकदम खराब हो गया है, ईटिंग डिस्टर्बेंस हो गया है, निगेटिंग कोपिंग स्किल हो गई है, सेल्फ हार्म पहुंचाता है, इरिटेबल हो गया है, तो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर डर लगने लगा है उसको, दूसरों के प्रति एग्रेसिव हो गया है, स्कूल का परफॉर्मेंस पुअर हो गया है, तो ये सब चीजें हैं, आप लोग को रात दिन बच्चों के नोटिस में रहते हैं, टीचर लोग को गाइड करना चाहिए। ये सब चीजें इस प्रकार किसी बच्चे के समझ में मालूम पड़ता है तो ध्यान देंगे उसका। और कुछ ऐसे ही उदाहरण, चाइल्ड में यूज इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसकी बदल गई है, इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज बोलने लगा है, अनवारंटेड क्यूरियोसिटी टुवर्ड सेक्सुअल एक्ट हो गई है उसकी, ये सब चीजों पे गौर करेंगे। फिजिकल इंडिकेटर्स क्या देख सकते हैं, सेक्सुअल प्रेगनेंसी अगर हो गई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई है उसको, कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द जेनिटल पार्ट वगैरह है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, रिपीटेड अनयूजुअल इंजुरीज हैं, है ना, अनयूजुअल इंजुरीज है उसको, पेन ड्यूरिंग एलिमिनेशन है, फ्रिक्वेंट, उसका इफेक्ट क्या होता है,
पावरलेसनेस की फीलिंग आती है बच्चे में, एंगर, एंजाइटी, फियर, फोबिया, नाइटमेयर, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, flashback of the events, fear of confronting the offender, loss of self-esteem and confidence, feeling of guilt, ये so many these things, ये जो आपको बताया कि ये इफेक्ट, अगर ये इस प्रकार के कुछ देखते हैं नया कोई चीजें, तो आप लोग को उसको गौर करने की इसमें जरूरत है। अगर बच्चा आपके पास आके बता रहा है घटना कोई बात, तो बिलीव हिम और बिलीव हर, उस पर विश्वास करिए, उसको कंट्रोवर्ट मत करिए। और इमोशनली भी है, डोंट बी इमोशनली, और आप ज्यादा इमोशनल मत होके, गुस्सा या इस प्रकार का इमोशनली मत होइए, और काम एंड कंपोज होके बच्चे को सुनिए। बच्चे को ज्यादा सवालात मत करिए, डोंट इंट्रोगेट द चाइल्ड टू मच, है ना। और रीअश्योर द चाइल्ड दैट अब्यूज इज नॉट देयर, दैट बच्चों को ये आश्वस्त करिए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को गिल्ट मत फील करो। बाकी तो मेरे इसमें अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए तो अगर ये बोलेंगे SCRT वाले तो मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। तो ये है कि अब्यूज जो है इस प्रकार का, तो बच्चे का, तो बच्चे को बताइए कि वो गुनहगार बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है जिसकी परेशान नहीं, तुम क्यों, हम उसको देखेंगे क्या गलती कर। बच्चे को ऐसे प्रॉमिस मत करिए जो आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं जा वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा, फिर आ जाता है वो सामने। बिलीविंग एंड सपोर्टिंग द चाइल्ड आर, कि भाई बिलीविंग एंड सपोर्टिंग चाइल्ड आर टू ऑफ द बेस्ट एक्शंस टू स्टार्ट। बच्चे पे विश्वास करना और उसको सपोर्ट करना, ये दो शुरुआती कदम है बच्चों, ऐसे बच्चे के साथ में। ऐसे बच्चे को चाहे तो बोलिए, क्या बोलिए, आई एम ग्लैड यू टोल्ड मी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, चीजें बताते नहीं सब लोग। यू आर वेरी ब्रेव एंड डिड द राइट थिंग, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, लाइक दिस यू कैन टॉक टू द चाइल्ड। मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात मैं कर चुका हूं, और एक स्कूल के बारे में उदाहरण भी दे चुका हूं, किस प्रकार से प्रिंसिपल को सजा हुई थी और टीचर को सजा हुई थी। वाई रिपोर्ट? रिपोर्ट करने का पर्पस ये है कि बच्चे आइडेंटिफाई हो जाए जिसके साथ में इस प्रकार का अब्यूज हुआ है, ताकि उस पर फर्दर अब्यूज जो होने वाला है वो रुक जाएगा। अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी और सब चीज गुमा छुपा दबा रहेगा, तो हो सकता है ये उसकी कभी, ये जो है उसका जो उसके ऊपर जो ये जो अब्यूज हुआ है ये रिपीटेड हो जाए। पेरेंट का, फैमिली का, बच्चों, फैमिली के सदस्य का इन्वॉल्व होने के डर से भी क्या होता है, कई बार जो है सेम दैट चाइल्ड विक्टिम टू द पीपल पॉसिबल एनवायरनमेंट ऑफ पेरेंट, अगर ये सब इन्वॉल्व है घर के मेंबर, दूसरे सदस्य लोग, तो सेम का ही बच्चे को डर रहता है। बच्चे को जो रिपोर्ट का, जिसको जानकारी हुई है घटना की, तो वो जाके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पुलिस को या जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसको इन्फॉर्म करने के पहले या उसके बाद में भी, रिपोर्ट करने वाले के बच्चे को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे के गार्जियन को अगर उनको बताया जाए तो अच्छा बेहतर है, ताकि उनको अचानक से कुछ नहीं मालूम पड़े, पुलिस पूछे तो तुरंत उन लोग को तैयार रहेंगे, कुछ तो भी ऐसी बात हुई थी, बच्चे को भी वो उस हिसाब से सेटल कर सकते हैं। व्हाट टू रिपोर्ट, एक्सप्लेन एज वेल एज यू कैन व्हाट हैपेंड, जो भी घटना हुई है वो उससे बराबर पूछिए। बी स्पेसिफिक एज फार एज पॉसिबल, बी प्रिपेयर टू गिव द नेम, रिपोर्ट देते करते समय नाम, पता, टेलीफोन नंबर बच्चे का, और जिसने परपिटेटर है उसका नाम पता मालूम है तो वो भी दीजिए। द रिपोर्ट इज नॉट एक्सपेक्ट टू इन्वेस्टिगेट, रिपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि मामला इन्वेस्टिगेट करे, उसने सूचना दे दिया, इतना पर्याप्त है उसके लिए। बच्चा अभी कहाँ है, बच्चे की एज क्या है, जो कुछ जानकारी है उसको, और क्या क्या उसको इंजुरीज हुई है उसकी जानकारी में है तो ठीक है, अपना नाम पता। अच्छा वो CSCP डाला है क्या? अच्छा इसमें मेरे इसमें इसमें एक वो गाइडलाइन नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे इसमें उस नहीं है प्रेजेंटेशन में, लेकिन CSEB ने, सेंट्रल स्कूल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ने इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद में कोई गाइडलाइन जारी की है, तो PPT में नहीं है, लेकिन मैं मेरे मोबाइल में है, मैं आपको थोड़ा सा आपके फायदे के लिए, लाभ के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई होप यू गिव सम मोर टाइम टू मी। तो CSEB ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, जेंडर सेंसिटिव लर्निंग मटेरियल अंडर कंटिन्यू लिखा है रोल ऑफ स्कूल,
स्कूल का होता है टीचर्स, मैनेजमेंट, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उन लोगों को जैसे जैसे अभी जो आपके जो SCRT ने आपके लिए रखा है आज का प्रोग्राम जो मेरे लेक्चर का, उसी प्रकार से टीचर्स, मैनेजमेंट, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस कानून के प्रावधानों से उनको अवगत कराने की व्यवस्था स्कूल कराए, और सम ऑफ विच का और रिपोर्ट करने की ड्यूटी के बारे में ठीक से उनको पूरी तरह से समझाए। इन हाउस इंडक्शन सेशन शुड बी हेल्ड फॉर ऑल टीचर्स। हर टीचर्स के लिए इन हाउस स्कूलों में एक सेशन हो टू इंक्लूड ए स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि जेंडर संवेदीकरण या जेंडर सेंसिटाइजेशन के रूप में इन हाउस इन स्कूल एक प्रोग्राम टीचर्स के लिए रखा जाए। सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पर्सन्स हु आर इन द ओनरशिप, मैनेजमेंट and staff of the education institutions and persons in position of trust and authority for children liable for higher। तो ये बताना है कि जो आप अगर इस प्रकार के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं स्कूल के, उन लोगों को दंड का प्रावधान ज्यादा है बनिस्बत की जो सामान्य आदमी की, ये भी उनको बताया जाए। और स्कूल क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है ऐसा प्रमोट किया जाए, हार्मोनी का वातावरण रखा जाए। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज इन स्कूल्स। टीचर्स इन जनरल शुड बी ट्रेन्ड टू अटेंड द एडोलेसेंट। जो युवा बच्चे हैं उनको अटेंड करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए टू एडोलेसेंट रिलेटेड इश्यूज। जो बच्चों की इस उम्र में जिस प्रकार के इश्यूज होते हैं उसको, ताकि वो अटेंड कर सके, उसमें बच्चों को गाइड कर सके, है ना। इस प्रकार के उनको ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। एंड ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि वो जेंडर इक्वलिटी और सेंसिटिविटी को प्रमोट करने में मददगार हो सके। प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। बच्चियों के भी सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। कैंप्स आयोजन, हेल्थ का, सैनिटाइजेशन का कैंप कराना चाहिए, बच्चियों को सिखाना चाहिए। जूडो, कराटे के और दूसरी सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बच्चियों को देना चाहिए। रेगुलर समय समय पर रेगुलर इंटरवल में देते रहना चाहिए। प्रोग्राम्स लाइक फोक डांस, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर कंपटीशन, क्विज डिबेट, एग्जीबिशन, ये भी चीजें जो है तो फोस्टर जेंडर इक्वलिटी, ये भी कराते रहने, स्कूलों को कराना चाहिए। रेसिडेंशियल स्कूल में जहाँ पे बोर्डिंग हॉस्टल भी है, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हाउस मास्टर्स के लिए, हाउस मिस्ट्रेस के लिए, है ना, टू कवर इमोशनली डिस्टर्ब बच्चों के लिए संभालने के लिए। काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन मीटिंग चैलेंज। जो भी युवावस्था में जो बच्चों के सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में। पर्सनल केयर एंड गाइडेंस टू गर्ल चिल्ड्रन, है ना, जो बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ने वाली, उनके पर्सनल केयर और गाइडेंस के लिए भी व्यवस्था, फीमेल मैट्रन की व्यवस्था और की जाए डॉर्मेटरीज में। स्कूल में कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो, एक मेल टीचर हो, एक फीमेल टीचर हो, एक फीमेल स्टूडेंट हो, एक मेल स्टूडेंट हो, और एक नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ से या जैसा कोई सदस्य भी हो सकता है, टू सर्व एज ए कंप्लेंट एंड रिड्रेसल। वो कंप्लेंट रिड्रेसल बॉडी हो, नीड नॉट बी ये पॉक्सो एक्ट के लिए हो, लेकिन ये कंप्लेंट रिड्रेसल बॉडी होना चाहिए। एंड इम्प्रूव्ड रिस्पांस सिस्टम, and alert administrative machinery is required to take immediate action on reported cases of misbehavior। मिसबिहेवियर के रिपोर्टेड केसेस है उनके बारे में तत्काल वे रिस्पांस को दिया जाए। कंप्लेंट बॉक्स सजेशन बॉक्स भी रखा जाए, है ना। एनी कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, whether received through drop box or otherwise need to be acted upon immediately। किसी भी प्रकार से वो प्राप्त होती है तो उस पर एक्शन तुरंत होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह स्कूल प्रोसेस में लगाया जाए सभी जो महत्वपूर्ण जगहों पे, है ना, और वार्निंग के साथ में। मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन है, क्लोज मॉनिटरिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, पर्टिकुलरली इनके सडन डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। किसी बच्चे के परफॉर्मेंस में सडन डिक्लाइन आ रहा है मान लीजिए, तो उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर वगैरह को जज करने के लिए भी मॉनिटरिंग इसकी भी करनी चाहिए। बच्चे का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए पढ़ाई में, एक्टिविटीज में, डिप्रेशन आ जाए, अलूफनेस, अकेला रहने लगे, इस चीज को भी गौर करने की स्कूल में जरूरत है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स, अनौपचारिक बातचीत बच्चों से होती रहनी चाहिए, है ना, बाय डिस्कशन विद पीयर्स, है ना, बच्चों के सहयोगियों से बात करते हुए, आपस में बात करते हुए,
एंड प्लान ऑब्जर्वेशन इन हॉस्टल में ऑब्जर्वेशन भी किया जाए, क्लासरूम में भी ऑब्जर्वेशन किया जाए, प्लेग्राउंड में भी ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो वो हेल्पफुल होगा। एक टोल फ्री नंबर एंड चाइल्ड हेल्पलाइन भी दी जाए, ऐसा भी बोर्ड ने आपके सुझाव दिया, निर्देश दिए हैं। और 1098 जो है बच्चों का चाइल्ड हेल्प सेंट्रलाइज चाइल्ड हेल्प नंबर है, उसके बारे में भी जागृति लाई जाए। School management and staff are expected to create awareness and participate in averting such offences as part of their foremost duty. स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ से ये उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार की अवेयरनेस वो पैदा करे और इस प्रकार के ऑफेंसेस को रोकने के लिए, टालने के लिए हर संभव प्रयास करना उनकी ड्यूटी ये बताई गई है। ये आपके जो CSE क्या बोलते हैं, CSE बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी ये इस प्रकार का सर्कुलर जारी किया 2012 में, इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद। अब यहाँ कोई क्वेश्चन आंसर सेशन तो मैं नहीं जानता, हो सकता है नहीं हो सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरा टेलीफोन नंबर चाहे तो नोट कर ले सभी प्रिंसिपल लोग, 94252 93000। तो कोई भी आप लोग को गाइडेंस चाहिए कभी, तो वैसे तो आपका विभाग आपको देगा, पर आप चाहते हैं कि कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे से इस संबंध में ले सकते हैं, ये टेलीफोन नंबर पर बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट पॉक्सो एक्ट। बहुत है, 2-3 घंटा और चल सकता है, लेकिन आपके लिए इतना ही पर्याप्त है मेरे ख्याल से। कौन बोल रहे हैं?